है गाइस, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है अच्छी तरीके से होंगे। चलिए हम लोग फिजिक्स का पार्ट 2 मैराथन क्लास लेकर के आ गए हैं। जैसा कि पार्ट 1 सभी लोगों ने देखा होगा बहुत अच्छी तरीके से, केवल वही क्वेश्चन जो बोर्ड में डायरेक्ट आए। सिर्फ एक वीडियो आप देखिए, आपको कोई भी तैयारी अलग से बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए चलिए हम लोग चलते हैं पार्ट 2 में एकदम धमाकेदार क्लासेस के साथ। इससे क्वेश्चन आपको फर्स्ट इस प्रकार से आता है कि अवतल लेंस के लिए, या अवतल या उत्तल कोई भी पूछ सकता है, अवतल लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, अपवर्तन का सूत्र का डेरिवेशन करना है। ठीक, तो चलिए हम लोग देखते हैं। मान लीजिए कोई अवतल लेंस है जो एक माध्यम को दूसरे माध्यम से क्या कर रहा है, अलग कर रहा है, जिसका वक्रता केंद्र C है। इसमें हमने लंब डाल दिया हुआ है। अब इसमें क्या है कि U दूरी पे कोई वस्तु रखा गया है जिससे प्रकाश किरण हम आपतित कर रहे हैं, तो अपवर्तन के पश्चात इसको जाना चाहिए ऐसे NX दिशा में, लेकिन NX दिशा में न जाकर के वह कुछ झुक जाता है ना, जब विरत सघन में जाता है तो NY दिशा में चला जाता है। इसको जब हम पीछे बढ़ाते हैं तो इसका प्रतिबिंब किसी बिंदु I पर बनता है। तो इसकी दूरी को हम 20 दिखाते हैं। आपको पता होगा कि अगर हम इधर आते हैं तो माइनस में होता है, और यह वक्रता केंद्र हमारा C हो जाएगा। मान लीजिए यह अल्फा है और यह बीटा है और यह गामा है, इससे हमने इसमें लंब डाल दिया है, ये अच्छा है। तो ध्यान दीजिए, यह हमारा अभिलंब है और यह हमारा आपतित किरण है। तो इसके बीच में ना जो कोण हो जाएगा, आपतन कोण हो जाएगा। अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में ना कोण R हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा शार्ट हो गया छोटा। देखिए बहिष्कोण प्रमेय से हम लगाते हैं, बहिष्कोण प्रमेय। बहिष्कोण इसमें देखिए R और बीटा, उसके लिए बहिष्कोण क्या है, अल्फा है, यानी अल्फा बराबर हो जाएगा बीटा प्लस R, यानी R बराबर अल्फा माइनस बीटा है। और इस पूरे के लिए अगर हम लेंगे तो इसमें गामा और I, यानी अल्फा बराबर हो जाएगा गामा प्लस I, यानी यहाँ से I बराबर हो जाएगा अल्फा माइनस गामा। आपको पता है बाई स्नेल रूल, स्नेल रूल के नियमानुसार साइन ऑफ I बटे साइन ऑफ R बराबर यह। अगर कोई पतला लेंस लिया जाता है तो वहाँ पे साइन क्या होता है, नेगलेक्ट हो जाता है। तो यहाँ से हमको मिल जाता है I अपान R इक्वल टू N, या I बराबर N इंटू R। I की वैल्यू रख दीजिए यहाँ से, अल्फा माइनस गामा बराबर N इंटू R की वैल्यू क्या है, अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, फिगर से अगर हम देखें, फ्रॉम फिगर से देखें तो अगर अल्फा की वैल्यू निकालेंगे हम, tan लंब और आधार दिया गया है, तो tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, यह चपान माइनस R। tan बीटा बराबर क्या हो जाएगा, यह चपान माइनस V। tan गामा क्या हो जाएगा, यह चपान माइनस U। या tan चूंकि छोटा होता है तो उसकी वैल्यू उतना निगलेक्टेबल होती है, तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू उठा करके यहाँ पे हम रख देते हैं। अल्फा की वैल्यू है एच अपॉन R माइनस गामा की वैल्यू है एच अपॉन U N ब्रैकेट में एच अपॉन माइनस R प्लस एच अपॉन V। एच कॉमन लेकर काट दीजिए, तो 1 अपॉन माइनस R प्लस 1 अपॉन V बराबर N अपॉन R प्लस N अपॉन V। पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा N बाई V माइनस 1 बाई U बराबर N माइनस 1 अपॉन R। यह हमारे लिए अपवर्तन का सूत्र है। ठीक है, उम्मीद है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए आता है पतले लेंस के लिए फोकस दूरी। पतले लेंस के लिए फोकस दूरी का सूत्र पूछा जाता है। इसी को बोला जाता है लेंस मेकर का सूत्र। लेंस मेकर का सूत्र इसी को बोला जाता है। देखिए हमारा कोई पतला लेंस है जिससे U दूरी पर कोई वस्तु रखा गया है, जिसका अपवर्तन के पश्चात प्रतिबिंब V दूरी पर बिंदु I पर बनता है।
अब देखिए दूसरे पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है जिसका प्रतिबिंब पीछे v डैश दूरी पर बनता है। ठीक है, तो पहले लेंस के लिए अगर हम अपवर्तन का सूत्र लगाएंगे, प्रथम पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र क्या जाएगा, n बाई वी। पतला लेंस है जिसकी वक्रता त्रिज्या मान लीजिए r1 और r2 है। 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू बराबर n माइनस 1 अपान r। पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या r1 है तो हमने r1 रख दिया। ऐसे ही द्वितीय पृष्ठ के लिए अगर बात करेंगे तो मैंने बताया कि आई आभासी वस्तु का कार्य करता है, उसका प्रतिबिंब v डैश दूरी पर बनता है बिंदु y डैश पर। तो अगर इस साइड का अपवर्तन ज्ञान है तो दूसरे साइड का सापेक्ष अपवर्तन क्या आ जाएगा, 1 अपान n। रख दीजिए 1 अपान n माइनस v डैश माइनस 1 बाई वी बराबर n माइनस 1 अपान r। n से गुणा अगर हम कर दें, देखिए n से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा पता है, यहाँ पे n से n कट जाएगा, 1 अपान वी डैश माइनस n अपान वी बराबर 1 माइनस n अपान r2। समीकरण 1 और 2 जोड़ दीजिए, 1 और 2 जोड़ देंगे तो देखिए समीकरण 1 क्या है और 2 है, लिख दे रहे हैं n अपान वी माइनस 1 बाई यू, इसका हो जाएगा 1 अपान वी माइनस n अपान वी बराबर n माइनस 1 अपान r1 प्लस 1 माइनस n अपान r2। n बाई वी से n बाई वी कैंसिल हो जाएगा, 1 अपान वी माइनस 1 अपान यू, n माइनस 1 कॉमन कर लेंगे क्या बचेगा, 1 अपान r1 माइनस 1 अपान r2। आपको पता होगा कि अगर अनंत में कोई वस्तु रखी गई हो तो उसका प्रतिबिंब उसके फोकस पे बनता है, तो v की वैल्यू हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ से f हो जाएगा 1 अपान a बराबर n माइनस 1 अपान r1 माइनस 1 अपान r2। यह लेंस मेकर का सूत्र होता है पतले लेंस के फोकस दूरी। एक क्वेश्चन और इसमें पूछा जाता है संयुक्त लेंस के लिए फोकस दूरी। देखिए हमारा कोई दो लेंस है L1 L2 ऐसे संपर्क में रखा गया है जिसकी फोकस दूरी स्मॉल f1 f2 है। U दूरी पर अगर वस्तु रखा गया है जिससे प्रकाश आपतित कर रहे हैं तो अपवर्तन के पश्चात v दूरी पर किसी बिंदु y पे इसका प्रतिबिंब बनता है। दूसरे पृष्ठ के लिए क्या होगा, यह आभासी वस्तु का कार्य करेगा तो इसका i डैश पर v डैश दूरी पर प्रतिबिंब मिलता है। तो प्रथम लेंस की फोकस दूरी अगर निकालें 1 अपान f बराबर 1 अपान v माइनस 1 अपान u। द्वितीय लेंस के लिए अगर देखें तो 1 अपान f2 बराबर 1 अपान v डैश, उसका प्रतिबिंब v डैश दूरी पर रहा है और वस्तु v दूरी पर रखा गया है। समीकरण 1 और 2 जोड़ दीजिए, 1 प्लस 2 तो 1 अपान f1 प्लस 1 अपान f2 जोड़ देंगे तो कट जाएगा 1 अपान v डैश माइनस 1 अपान u। अगर हम संयुक्त लेंस की फोकस दूरी कैपिटल F मान लेना तो 1 अपान कैपिटल F बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपान v डैश, प्रतिबिंब लास्ट कहाँ पर है v डैश पे और वस्तु u दूरी पर रखा गया है। तो देखिए इसका जो राइट साइड दोनों सेम है तो लेफ्ट साइड भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो 1 अपान कैपिटल F बराबर 1 अपान f1 प्लस 1 अपान f2। यह संयुक्त लेंस के लिए फोकस दूरी का सूत्र होता है। ठीक, तीनों डेरिवेशन जस्ट एकदम बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और तीनों डेरिवेशन तैयार कर लेते हैं। इसमें से 2 डेरिवेशन कन्फर्मली पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए हुए हम इसमें का न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक, 2 टाइप का क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, वह अगर आप देख ले रहे हैं तो समझ लीजिए आपका 8 से 10 नंबर कंफर्म हो जाता है। देखिए अगर क्वेश्चन समतलोत्तल की बात की जाए
तो इसका मतलब कि इसका एक पृष्ठ अगर r है तो दूसरा पृष्ठ इन्फिनाइट है। अगर द्विउत्तल की बात की जाए तो r1 की वैल्यू अगर r है तो r2 की वैल्यू माइनस r होगा। ठीक है, जैसे अगर क्वेश्चन लिखा जाए कि द्विउत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी तथा अपवर्तनांक 1.5 है, वक्रता त्रिज्या निकालना है। वक्रता त्रिज्या हमें ज्ञात करना है। तो देख लीजिए फार्मूला क्या होता है, 1/a बराबर n माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2, 1/20 हो जाएगा, 1.5 माइनस 1, 1/r माइनस 1/r। r2 की वैल्यू मैंने बताया द्विउत्तल लेंस के लिए क्या हो जाएगा माइनस r। तो 1/20 बराबर हो जाएगा 10.5, 2/r, गुणा कर देंगे तो 1/r हो जाएगा। दैट मीन्स उसकी वक्रता त्रिज्या भी क्या होगा, एक 20 होगा एक माइनस 20 होगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समतलोत्तल लेंस की बात रहेगा तो उस प्रकार से क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए प्रिज्म के अपवर्तनांक से क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी उसका डेरिवेशन करने के लिए भी आ जाता है। तो प्रिज्म का अपवर्तनांक अगर हमें निकालना है तो देखिए, मान लीजिए कोई प्रिज्म है जिसपे प्रकाश किरण पीक की आपतित करने पर सीधे न जा करके QR दिशा से RS दिशा में बैठ जाती है। यह हमारा I1 है, यह हमारा R1 होगा। तो अगर हमें इसको निकालना होगा तो क्या करना होगा, ये हमारा I1 माइनस R1 हो जाएगा ना। अगर यह I1 है तो पूरा I1 होना चाहिए, लेकिन नीचे वाला R1 है तो यह I1 माइनस R1 हो जाएगा। वैसे अगर इसको निकालेंगे तो यह I2 माइनस R2 हो जाएगा। जहाँ दोनों एक दूसरे काटते हैं वो हमारा विचलन कोण डेल्टा यह होता है। ठीक है, इसका नाम ABC ऐसे रख दीजिए। तो देखिए इन ट्रायंगल QTR में बहिष्कोण प्रमेय लगाते हैं। डेल्टा M बराबर हो जाएगा I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2। बहिष्कोण अंततः दो सुदूर कोणों के योग के बराबर होता है। दैट मीन्स डेल्टा M बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2। समीकरण 1 बना दिए। और त्रिभुज के तीनों कोणों का फल क्या होता है, 180 अंश होता है। त्रिभुज की बात की करें तो R1 प्लस R2 प्लस कोण O बराबर 180 अंश। और चतुर्भुज त्रिभुज हम QOR की बात किए थे। वैसे चतुर्भुज अगर QOR की बात करें तो सामने वाले कोणों का योगफल क्या होता है, 180 अंश। कोण A प्लस कोण O बराबर 180। 2 और 3 से देखें, फ्रॉम 2 and 3, दूसरा और तीसरा से राइट हैंड बराबर है तो लेफ्ट हैंड क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। कोण A प्लस कोण O बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस O से O कैंसिल, A बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2। इसका मान समीकरण 1 में रख दीजिए। I1 प्लस I2 और इसके स्थान पे क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 के स्थान पे हो जाएगा कोण A। तो देखिए कोण A अगर इधर हम लाएंगे तो डेल्टा M प्लस कोण A बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2। चूंकि कोण I1 I2 हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। उसके स्थान पर अगर हम I रख दें
हो जाएगा डेल्टा एम प्लस कोड ए बराबर 2i, या फिर यहाँ से आई का मान निकल जाएगा डेल्टा एम प्लस कोड ए बटे की 2, ये आई का मान हो गया। समीकरण 4 से फ्रॉम 4 में अगर क्या रखने, क्या कोड ए बराबर आर प्लस आर यानी 2r, आर की वैल्यू हो जाएगा कोड ए अपन 2 बाई स्नेल लॉ। स्नेल के अनुसार क्या पढ़े, यानी इक्वल टू साइन ऑफ आई बटे साइन ऑफ आर। आई और आर का मान रख दीजिए। आई का मान क्या निकला हमारा, साइन डेल्टा एम प्लस कोड ए बटे 2, साइन आर का मान निकला है ए बटे 2। यही होता है प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र। इससे कभी कभी अगर डेरिवेशन पूछ देगा तो ठीक है, नहीं तो फिर एक क्वेश्चन बहुत तेज आता है कि कोई प्रिज्म का प्रिज्म कोण 60 अंश है, प्रिज्म कोण 60 अंश, अपवर्तनांक √2, तो विचलन कोण, आयतन कोण, अपवर्तन कोण, इस प्रकार से आई का मान, आर का मान, यह सब पूछा जाता है। ठीक है, तो रख दीजिए फार्मूला जो आप पढ़े अभी, n इक्वल टू साइन डेल्टा एम प्लस ए अपान 2 बटे साइन ए अपान 2, n का मान √2 बराबर साइन डेल्टा एम प्लस 60 बटे के 2 बटे साइन 60 बटा के 2, यह उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, साइन 30 अंश हो जाएगा, साइन डेल्टा एम प्लस 60 बटा के 2, साइन 60 अंश का मान क्या होता है 1/2, और देखिए कट जाएगा तो 1/√2 हो जाएगा। 1/√2 कितने अंश का मान होता है, साइन 45 अंश का मान, तो कोण बराबर हो जाएगा, दैट मीन्स डेल्टा एम प्लस 60/2 बराबर 45, 45 दूनी के 90, डेल्टा एम हो जाएगा तो 90 में से 60 कट जाएगा तो 30 हो जाएगा। और तो जानते हैं आपको आई का मान क्या होता है, डेल्टा एम प्लस ए अपान 2 यानी 30 प्लस 60 बटा के 2, यानी आपका आयतन कोण हो जाएगा 45 अंश, और आर का मान क्या होता है a/2, ए का मतलब 60 बटा के 2 यानी 30 अंश। तो इस प्रकार से आई और आर बहुत आसानी से निकल जाएगा। देख लीजिएगा क्वेश्चन को, स्क्रीनशॉट करके आप रख सकते हैं। इस लेसन से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसी तरीके से आता है जो काफी इम्पोर्टेंट है। बाकी मानव नेत्र दृष्टि दोष से जो क्वेश्चन होंगे आपको पता होंगे, मानव नेत्र को अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। चलिए एक बार हम देख लेते हैं फिर से। देखिए इसमें सबसे ऊपर होता है दृढ़ पटल, यह काफी ठोस, मानव नेत्र का सबसे वाय आवरण होता है, काफी ठोस होता है जो वाय आघात से सुरक्षा करता है। उसके बाद हमारा होता है रेटिना। रेटिना क्या होता है, कि सामने से लेंस से आने वाले प्रकाश का उल्टा प्रतिबिंब बनता है, जो कि हमारे मस्तिष्क को संदेश भेजता है, जैसे हम समझ पाते हैं कोई चीज क्या है। इसमें क्या होता है कि कुछ लिक्विड जैसा भाग होता है जिसको हम काचाभ द्रव बोलते हैं। यह क्या होता है, सामने से आने वाले प्रकाश को जो उसमें अशुद्धियां होती हैं उसमें यह क्या करता है, घोल लेता है, स्वच्छ प्रकाश रेटिना पहुंच पाता है। यह हमारा पीत बिंदु या अंध बिंदु होता है। सामने वाला जो भरा हुआ भाग हमारा कार्निया होता है। कार्निया क्या होता है कि किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब को समर्जित कर पाता है। यह भाग जो हमारा ब्लैक कलर का होता है वह लेंस होता है जिससे कि प्रकाश आपतित होता है। और इसमें आइरिस होता है जो
नेत्र को रोटेट करने में सहायक होता है। ठीक है, नेत्र लेंस इसके बारे में आपने पढ़ा होगा अच्छी तरीके से। क्या हो रहा है, वीडियो वायरल करना है? हाँ, बोल दीजिए, सभी लोग लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। देखिए, इसमें सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी से क्वेश्चन आता है। माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप आता है, यौगिक सूक्ष्मदर्शी। यह क्या होता है, किसी वस्तु का, किसी छोटे छोटे वस्तु का बड़ा आकार करके प्रतिबिंब देखने के लिए यूज किया जाता है। इससे लगभग 1,00,000 गुना बड़ा प्रतिबिंब आसानी से प्राप्त हो जाता है। इसमें क्या होता है कि बेलनाकार पाइप होती है जिसमें 2 लेंस लगे होते हैं, जिसे हम अभिदृश्यक और नेत्रिका बोलते हैं, जिसको ई और एफ से दिखाते हैं, इसको ओ से और इसको ई से दिखाते हैं। इसमें क्या होता है कि किसी बिंदु पर ए बी पर रखी गई प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात इसका कुछ बड़ा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है। जब इसको हम नेत्रिका की सहायता से देखते हैं तो इसका और बड़ा प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश बनता है। ठीक है, ठीक इसी तरीके से हमारा है खगोलीय दूरदर्शी भी। खगोलीय दूरदर्शी, खगोलीय दूरदर्शी क्या होता है कि किसी भी आकाशीय पिंड को देखने के लिए खगोलीय दूरदर्शी का प्रयोग किया जाता है। इसमें भी सेम प्रकार के होता है। इसमें 2 लेंस होते हैं, एक कम द्वारक और एक अधिक द्वारक का लेंस होता है। अनंत पर चलने वाले प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है। जब इसको हम नेत्रिका की सहायता से देखते हैं तो इसका बड़ा प्रतिबिंब और पास में ए डबल डैश बी डबल डैश बनता है। कोई वस्तु अगर ए बी यहाँ से चल रहा है तो उसका अपवर्तन के पश्चात ए डैश बी डैश उल्टा प्रतिबिंब बनता है। जब इसको हम नेत्रिका की सहायता से देखते हैं, ये मान लीजिए नेत्र है, तो उसका पास में बड़ा प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश बनता है। इसमें पूछा था सबसे इंपॉर्टेंट परावर्ती दूरदर्शी। रिफ्लेक्टो टेलीस्कोप होता है। रिफ्लेक्टो टेलीस्कोप क्या होता है, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रंगीन और चमकीला देखने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है, एक बड़े द्वारक का अवतल दर्पण होता है जिसके ठीक सामने 36 से 45 अंश के कोण में झुका हुआ एक समतल दर्पण होता है। उसके नीचे एक उत्तल लेंस लगा होता है। अनंत से चलने वाली प्रकाश किरण, जैसे कोई वस्तु यहाँ पे भी मान लीजिए रखा गया है, चलने वाली प्रकाश किरण इस दर्पण द्वारा परावर्तित होकर के इसका इसमें प्रतिबिंब कुछ बड़ा ए डैश बी डैश पास में बनता है। जब इसे हम लेंस की सहायता से देखते हैं, तो इसे हम उत्तल लेंस की सहायता से देखते हैं, इस वस्तु का भारी प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश बनता है, जो कि पास रंगीन और चमकीला हमको दिखाई देता है। ठीक है, तो इस टॉपिक से हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इस टॉपिक से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। इसमें से डेरिवेशन या न्यूमेरिकल कन्फर्म पूछा जाता है दीप्त और अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई के लिए। तो देखिए, कोई प्रकाश स्रोत ऐसा है जिससे सामने कोई द्विरेखा स्रोत S1 S2 है, इससे कुछ दूरी पर स्मॉल डी दूरी पर कोई पर्दा रखा गया है, सॉरी कैपिटल डी दूरी पर कोई पर्दा रखा गया। इन दोनों फ्रिंज के बीच की दूरी स्मॉल डी है। तो इसका प्रतिबिंब कुछ ऊंचाई पर, x ऊंचाई पे बनता है, किसी बिंदु P पर मान लीजिए।
तो फिगर से ध्यान दीजिएगा, इन ट्रायंगल S1 S2A और POQ, यह O हमारा है। समरूप त्रिभुज की प्रॉपर्टी लगाते हैं, S1 S2 बटे S2A हो जाएगा OQ बटे EQ। S1 S2 क्या हमारा D है, यह हमारा विस्थापन है जो m लैम्डा होता है। S2A का वैल्यू, PQ की वैल्यू हमारा क्या है, तो अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो x बराबर क्या हो जाएगा, d लैम्डा बटे स्मॉल d। यह दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई हो गया। दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई जो हो जाएगा xm बराबर m d लैम्डा बटे स्मॉल d। अगर अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई पूछेगा, क्या होता है कि एकांतर क्रम में बनते हैं, m माइनस 1/2 d लैम्डा बटे स्मॉल d। यह अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र होता है। ठीक, जैसे कोई क्वेश्चन आ जाएगा कि कोई द्विक रेखा, कोई दो रेखा स्रोत जिसके बीच की दूरी 2 mm है और 5 सेंटीमीटर दूर पे कोई पर्दा रखा गया है जिस पर 5000 एंगस्ट्रॉम का तरंगदैर्घ्य प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, तो बताइए कि दूसरी दीप्त और तीसरी अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी। तो रख दीजिए, दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगा, m d लैम्डा बटे स्मॉल d। दूसरी दीप्त की बात अगर की जाए तो दीप्त का हो जाएगा, m की वैल्यू 2 हो जाएगा, कैपिटल D की वैल्यू 5 है, लैम्डा की वैल्यू 5000 एंगस्ट्रॉम है, 10⁻⁻10 बटे स्मॉल d की वैल्यू क्या है, 2 × 10⁻⁻3, 2 से 2 कट जाएगा, 5 × 5 = 25, 10⁻⁻6 - 10⁻⁻4 हो जाएगा। और तीसरी अगर अदीप्त पूछे, अदीप्त का क्या हो जाएगा, m माइनस 1/2 d लैम्डा बटे स्मॉल d, यानी 3 - 1/2 d लैम्डा बटे स्मॉल d की वैल्यू रख दीजिए 5 × 5000 × 10⁻⁻10 बटे 2 हो जाएगा। 6 में से गया 7/2 हो जाएगा ना, तो इसको हल कर देंगे, 25 × 75 × 10⁻⁻4। ठीक है, इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा जरूर, ध्यान दीजिएगा। इससे अगर डेरिवेशन नहीं आएगा तो क्वेश्चन इसमें का न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। 99% पूरी पॉसिबिलिटी है कि इसमें से न्यूमेरिकल क्वेश्चन जरूर आएगा। तो इसका न्यूमेरिकल देख लीजिएगा, सब वही दीप्त और अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई से ही क्वेश्चन होंगे। प्रकाश वैद्युत प्रभाव की अगर हम बात करें, बताया जाता है कि जब किसी धातु के पृष्ठ में प्रकाश किरणें आदित की जाती हैं तो क्या होता है कि उस पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। उसको बैटरी की रीढ़ से जोड़ा गया है तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, प्लेट P से Q की ओर लगातार गति करने लगते हैं। जैसे परिपथ को पूर्ण हो जाता है और परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है, जिसे प्रकाश वैद्युत प्रभाव, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन या प्रकाश वैद्युत धारा की घटना बोलते हैं। इसमें आइंस्टीन का समीकरण, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण पूछा जाता है। देखिए, आइंस्टीन ने बताया कि जब किसी पृष्ठ पर प्रकाश किरण आतीत होती है तो उसकी जो ऊर्जा होती है h, वह 2 भागों में डिवाइड होती है। एक तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने में और दूसरे इलेक्ट्रॉनों को गतिज ऊर्जा देने में। दैट मीन्स कि h बराबर W + E K। h बराबर W क्या होता है,
एच न्यू 0 प्लस ई के, यहाँ से ई के की वैल्यू अगर हम निकालें एच न्यू माइनस एच न्यू 0, इसमें से अगर हम एच कॉमन कर लेंगे तो न्यू माइनस न्यू 0 हो जाएगा ई के। अगर आपको पता होगा कि अगर यम द्रव्यमान कोई पिंड है v वेग से गति कर रहा है तो उसकी अधिकतम गतिज ऊर्जा क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। मैक्स बराबर हो जाएगा एच न्यू माइनस न्यू 0। यह होता है आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत प्रभाव का नियम। तो इसमें पूछा जाता है प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम। प्रकाश विद्युत प्रभाव के 5 नियम हैं जो कि हमेशा पूछे जाते हैं। देखिए बताया था किसी भी पृष्ठ से किसी धातु के पृष्ठ से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन, इलेक्ट्रॉन का जो उत्सर्जन होता है वह आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा जो होती है वह आवृत्ति पर निर्भर करती है। इलेक्ट्रॉन जो इतनी तेज गति करेंगे वो प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करेगा। और तो तीसरा है इलेक्ट्रॉन का जो उत्सर्जन होगा वह आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है, उस उल्टा होता है। और इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा जो है, गतिज ऊर्जा वह निर्भर नहीं करती है तीव्रता पर। यह हमारा 4 हो गया नियम। और 5वां नियम पूछा जाता है, बोला जाता है कि इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन और प्रकाश का आपतन के बीच कोई समय पश्चता नहीं होता है। मतलब जैसे ही किसी पृष्ठ में प्रकाश किरण आपतित होती है ठीक उसी टाइम प्रकाश उत्सर्जित होना स्टार्ट हो जाता है। नो टाइम लेज, उनके बीच में कोई समय पश्चता नहीं होता है। ठीक है, तो आइंस्टाइन का समीकरण पूछा जाता है या प्रकाश विद्युत प्रभाव का नियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे आते हैं। अब हम लोग लास्ट कड़ी तक चल रहे हैं। बोहर की परिकल्पनाएं पूछा जाता है, बोहर का परमाणु मॉडल। देखिए बोहर का परमाणु मॉडल की 3 परिकल्पनाएं हैं। बोहर ने बताया कि जो परमाणु होता है उसका समस्त धनावेशित भाग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसके नाभिक में होते हैं। इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में गति करता है, निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में गति करते हैं। इसकी कक्षाएं फिक्स होती है, KLMN ऐसे करके इसकी कक्षाएं फिक्स होती है, निश्चित वृत्ताकार मार्ग में होता है। और दूसरा उनकी परिकल्पना है कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में गति कर सकता है जिसमें उनका कोणीय संवेग जो होता है वह h/2π का पूर्ण गुणज हो, मतलब अपनी ऊर्जा के आधार पर ही वह गति कर सकते हैं। तीसरा बताया गया कि जब हम किसी परमाणु को बाहर से ऊर्जा मिलती है तो अपनी कक्षा को छोड़कर अपने से उच्च ऊर्जा स्तर वाले कक्षा में चले जाते हैं और वहां पर तब तक रहते हैं जब तक उसे ऊर्जा मिलती है। जैसे ऊर्जा मिलना समाप्त होता है फिर अपनी कक्षा में वापस आ जाते हैं 10⁻⁵ सेकंड में। तो एच न्यू बराबर होता है E2 - E1 या न्यू बराबर हो जाएगा E2 - E1/H। ठीक है, बोहर की 3 परमाणु मॉडल की परिकल्पनाएं पूछा जाता है जो कि हमेशा आता है पेपर में, कन्फर्मली इस बार भी आएगा, इसमें कोई 2 हेजिटेशंस नहीं है। बाकी नाभिकीय विखंडन और संलयन से क्वेश्चन आते हैं। नाभिकीय विखंडन क्या होता है? बताया था कोई भारी नाभिक 2 या 2 से अधिक छोटे नाभिकों में टूटता है तो इसी घटना को क्या बोलते हैं? नाभिकीय विखंडन बोलते हैं। जैसे यूरेनियम मान में 232 का जब विखंडन होता है तो वह 2 भागों में टूट जाता है, बेरियम और थोरियम में। यह भी 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, एक चैन बन जाता है, जिसे हम नाभिकीय विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, नाभिकीय विखंडन होता है। और नाभिकीय संलयन में क्या होता है?
नाभिक संलयन होता है जब कोई दो छोटे नाभिक संयुक्त होकर के बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, तो उससे उसमें क्या होता है, अपार ऊर्जा मुक्त होती है। इसी घटना को हम नाभिक संलयन कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन के दो समस्थानिक संयुक्त होकर क्या बनाते हैं, हीलियम परमाणु बनाते हैं, उसमें ऊर्जा मुक्त होती है। तो यहाँ पे जो घटना होती है वह नाभिक संलयन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इन सबसे थोड़ा कम क्वेश्चन होते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो होगा, इसी में परमाणु भट्टी भी पूछा जाता है कभी कभी। इसी को नाभिकीय रिएक्टर बोलते हैं। नाभिकीय रिएक्टर क्या होता है, देखिए इसमें बताया जाता है कि एक काफी मोटी दीवार होती है, जैसे इसमें कुछ भाग होते हैं, जैसे ईंधन हो गया, मंदक हो गया, शीतलक हो गया, और नियंत्रक छड़े हो गए, परिरक्षक हो गया। इससे कुछ भाग होते हैं। नाभिकीय रिएक्टर क्या होता है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए एक साधन होता है जहाँ पे बिजली का कम कनेक्शन हो पाता है। ईंधन में क्या होता है कि इस नाभिकीय रिएक्टर को चलाने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम ईंधन बोलते हैं। जैसे भी यूरेनियम हो गया और पोलोनियम, यह नाभिकीय ईंधन के रूप में यूज किए जाते हैं। मंदक क्या होता है, जब अभिक्रिया बहुत तेजी से स्टार्ट हो जाती है तो उस अभिक्रिया को कम करने के लिए इसमें D2O भारी जल का उपयोग किया जाता है, इस मंदक के नाम से जानते हैं। शीतलक क्या होता है, अभिक्रिया स्टार्ट होने से बहुत ज़्यादा वो हीट हो जाता है, ठीक, जैसे पिघल उगल जाने की डर होता है। तो उसमें क्या होता है कि दीवार को ठंडा करने के लिए पानी का फुहारा या फिर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड की जाती है जिससे वह ठंडा रहे, जिसे हम शीतलक बोलते हैं। परिरक्षक क्या होता है, जो दीवार होती है ना वह काफ़ी मोटी, लगभग 9 से 14 फीट मोटी दीवार होती है जो बालू रेत कंक्रीट की बनी होती है, उसी को हम परिरक्षक बोलते हैं। नियंत्रक छड़ें क्या होती है, इस प्रक्रिया को चलाने के लिए कैडमियम की छड़ होती है। जब इस खाली भाग में उसको डाल देते हैं तो अभिक्रिया करता है, तो रुक जाता है, जब उसको निकाल देते हैं तो अभिक्रिया प्रारंभ हो जाता है। कैडमियम की छड़ होती है, ठीक है। पूरे फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है आपका इसमें सेमीकंडक्टर, ठीक। सेमीकंडक्टर से आपको कभी कभी 8 नंबर क्वेश्चन, कभी कभी 5 नंबर क्वेश्चन एक कन्फर्म है, या तो पीएन जंक्शन, फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, या फिर पीएनपी ट्रांजिस्टर, पीएन ट्रांजिस्टर से क्वेश्चन जनरली आता है। तो देखिए इसमें कभी कभी पूछा जाता है पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस, अग्रभिनत क्वेश्चन आता है। तो अग्रभिनत कब होता है, बताया जाता है कि जब पीएन संधि में पी टाइप के सेमीकंडक्टर को हम पॉजिटिव से और एन टाइप के सेमीकंडक्टर को हम क्या करते हैं, नेगेटिव जोड़ देते हैं, तो क्या वहाँ पे क्या होता है, पीएन जंक्शन हमारा फॉरवर्ड बायस की भांति कार्य करता है। और रिवर्स बायस क्या होता है, रिवर्स में उल्टा होता है। रिवर्स बायस बताया जाता है कि जब पीएन संधि में पी टाइप के सेमीकंडक्टर को नेगेटिव से और एन टाइप के सेमीकंडक्टर को पॉजिटिव से जोड़ देते हैं। पॉजिटिव देखिए इसमें पी टाइप में क्या होता है, कोटर होते हैं जिन पे धन आवेश होता है। तो यह क्या होते हैं कि जब हम इनको नेगेटिव जोड़े ना तो ये उल्टा इधर चले आते हैं,
जिससे संधि की ओर इलेक्ट्रॉन पहुंचते नहीं है। इधर के इलेक्ट्रॉन उधर, इधर के इलेक्ट्रॉन इधर चले जाते हैं, तो संधि में इलेक्ट्रॉन पहुंचते नहीं है, जिसके कारण से क्या होता है, संधि में वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। इसलिए जो रिवर्स वाश होता है उसमें करंट फ्लो नहीं होता है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट जो आएगा वह इस तरीके से आएगा, पीएन जंक्शन, फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर। पीएन जंक्शन, हाफ वेव रेक्टिफायर अगर देखें तो इसमें होता क्या है कि सबसे पहले प्रत्यक्ष धारा स्रोत एसी को हम प्राथमिक कुंडली L1 से जोड़ देते हैं और इसको द्वितीय कुंडली L2 से जोड़ते हुए एक साइड में हम पीएन संधि को जोड़ देते हैं, पीएन संधि डायोड जो होता है उसको जोड़ देते हैं, और धारा नियंत्रक RH होता है, द्वितीय कुंडली L2 होता है, ये आउटपुट है, ये हमारा इनपुट होता है, इनपुट पोटेंशियल। ठीक है, तो देखिए जब हम द्वितीय कुंडली L2 का पहला सिरा, इसको पहला सिरा और इसको हम दूसरा सिरा मान ले रहे हैं या M ऐसे मान लीजिए, जब इसको हम धन विभव पर रखेंगे दूसरा क्या होगा, ऋण विभव पर होता है। तो उस कंडीशन में देखिए यहाँ पी टाइप सेमीकंडक्टर का जो पीएन संधि है वह पी टाइप सेमीकंडक्टर पॉजिटिव से और एन टाइप सेमीकंडक्टर नेगेटिव जुड़ा हुआ है। तो जब पी को पॉजिटिव से और एन को नेगेटिव जोड़ते हैं तो वहां पे क्या होता है, देखिए इनपुट में ऐसे होना चाहिए, लेकिन अगर हमारा आउटपुट की अगर हम बात करें तो जब हम इसको प्लस पे रखते हैं और इसको माइनस पे, तो फॉरवर्ड बायस होता है, उस टाइम में क्या होता है, करंट फ्लो होता है। बट अगर प्रत्यक्ष धारा स्रोत के आधे चक्र में जब इसको हम नेगेटिव रखते हैं तब इसको किस पे रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे। तो देखिए पी टाइप सेमीकंडक्टर को नेगेटिव से और एन टाइप सेमीकंडक्टर को पॉजिटिव से, पॉजिटिव को नेगेटिव से, नेगेटिव को पॉजिटिव से उल्टा जोड़ दिया गया तो रिवर्स बायस हो जाएगा। आपको पता होगा कि रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं होता, तो नीचे वाले भाग में करंट फ्लो नहीं होगा। फिर जब ये प्लस पे होगा या माइनस पे होगा तो करंट फ्लो होगा, लेकिन नीचे वाले भाग में नहीं होगा। तो यहाँ से क्या होता है कि अर्ध तरंग, आधा केवल तरंग बनता है, नीचे वाला भाग नहीं बनता, इसलिए इसे हम हाफ वेव रेक्टिफायर बोलते हैं। अगर फुल वेव रेक्टिफायर की बात हम करें, इसी में देख लीजिए या फिर अलग से बना देते हैं, देख लीजिए हाफ वेव, फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है कि सबसे पहले प्रत्यक्ष धारा स्रोत एसी को प्राथमिक कुंडली L1 से जोड़ देते हैं और इसको द्वितीय कुंडली L2 से जोड़ते हुए इसके एक साइड में पहला पीएन संधि डायोड जो होता है D1 और दूसरा जो पीएन संधि डायोड होगा D2 उसको जोड़ देते हैं और इसके बीच में धारा नियंत्रक RH को कनेक्ट कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब द्वितीय कुंडली L2 का पहला सिरा M पॉजिटिव पे होता है तब देखिए जो पहला डायोड होगा यह फॉरवर्ड बायस होगा, लेकिन दूसरा वाला क्या हो जाएगा, जब हम इसको प्लस पे रख रहे हैं तो इसको माइनस पे रखेंगे। देखिए पी को नेगेटिव से और नेगेटिव को पॉजिटिव से, तब इसमें करंट फ्लो होगा लेकिन इसमें करंट फ्लो नहीं होगा। बट आधे चक्र में जब हम इसको पलट देंगे, इसको नेगेटिव रख देते हैं और इसको पॉजिटिव रख देते हैं, क्या होगा, देखिए पी टाइप को नेगेटिव से और एन टाइप को पॉजिटिव जोड़ा गया, तब इसमें करंट फ्लो नहीं होगा लेकिन इसमें करंट फ्लो होगा। देखिए प्लस को पॉजिटिव से और एन को नेगेटिव जोड़ दें तब नीचे वाले में करंट फ्लो होगा। तो इसलिए उसमें कुछ इस प्रकार से पूर्ण तरंग बन जाता है। ठीक है, ट्रांजिस्टर क्या होता है, ट्रांजिस्टर बताया जाता है कि ट्रायोड वाल्व के स्थान पर यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है कि रिवर्स करंट को वह रोकता है। दो क्वेश्चन आता है, पीएनपी ट्रांजिस्टर या फिर एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो अगर हम पीएनपी की बात करें तो इसमें क्या होता है कि एक पतले एन प्रकार के अर्धचालक को जो बीच में होता है वो पतला रखा जाता है, अर्धचालक को तो देखिए पी टाइप के सेमीकंडक्टर को अगर हम पॉजिटिव से जोड़ देते हैं, इसको देखिए इसमें दो होता है, इसको इमीटर बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं और इसको कलेक्टर बोलते हैं। ठीक है,
तो एन टाइप में क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उस पर ऋण आवेश होता है। और पी टाइप में क्या होते हैं, आवेश वाहक कोटर होते हैं। तो देखिए इसकी उच्च वोल्टेज की बैटरी ईवी है और यह उच्च वोल्टेज की बैटरी भी निम्न वोल्टेज की बैटरी भी बीसी है, ऐसे समझ सकते हैं। तो आधार उत्सर्जक और आधार जो वाला पीएन संधि होता है पहला, या तो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, होगा ना। देखिए पी को पॉजिटिव से और एन को नेगेटिव जोड़ा है, ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, मतलब इसमें से करंट इसमें से करंट इसमें जाएगा, है ना। बट इसमें क्या होता है, जो आधार और उत्सर्जक होता है, आधार और संग्राहक होता है, यह रिवर्स बायस होता है। देखिए एन टाइप को पॉजिटिव से और पी टाइप को नेगेटिव जोड़ा गया, यह रिवर्स बायस हो जाता है। और आप पढ़े होंगे कि रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं होता है, तो इलेक्ट्रॉन मतलब इधर से करंट इधर नहीं जाता है, इसीलिए करंट का दिशा हमेशा फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ होती है, इसमें बैक करंट नहीं होता है। जो इसमें करंट प्रवाहित होती है आई ई, वही आई बी और आई सी में कन्वर्ट होता है। आई ई बराबर आई बी प्लस आई सी, ठीक है। देखिए लॉजिक गेट से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, कंफर्म है कि आपको 5 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, बहुत आसान होगा, इससे आसान कोई भी क्वेश्चन नहीं होता है। जैसे कि और गेट क्या होता है, इसमें बताया जाता है कि 2 इनपुट और 1 आउटपुट होता है, ठीक। और इसमें क्या होता है कि दोनों श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है, ठीक है। जब श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है तो हमें जो गेट होता है उसको हम और गेट बोलते हैं। इसका बूलियन व्यंजक होता है कुछ इस प्रकार से, ए और बी इक्वल टू वाई, इसे क्या बोलते हैं, ए आर बी इक्वल टू वाई बोलते हैं। इसका जो प्रतीक होता है वह कुछ इस तरीके से होता है, ए बी और वाई। इसकी अगर हम सारणी की बात करें तो देखिए इसमें इसकी सारणी बना रहे हैं, उससे पहले अगर आप देखिए इसकी सारणी कुछ इस प्रकार से होगी, इनपुट और आउटपुट। इनपुट में आपको बताया गया 2 होते हैं, ए और बी, और आउटपुट में एक केवल आपको वाई मिलेगा। इसमें देखिए अगर ए भी खुला हो और बी भी खुला हो तो इसमें करंट पहुंचेगा नहीं, ठीक है। 1 मिनट। देखिए जब ए भी खुला हो और बी भी खुला होगा, उस कंडीशन में क्या होगा, वाई पे करंट नहीं पहुंचेगा, तो वहां पे क्या हो जाएगा, वह 0 हो जाएगा। जब हम ए को जोड़ दें लेकिन बी को खुला छोड़ दें तो क्या हो जाएगा, वाई पे करंट पहुंच जाएगा, यानी बल्ब जलेगा। ए को छोड़ दें और बी को जोड़ दें तब क्या होगा, तब भी करंट पहुंचेगा। जब हम ए को भी जोड़ दें बी को भी जोड़ दें तब भी करंट पहुंचेगा, ठीक है। तो बल्ब जलेगा, जब बल्ब जलेगा तो उसको वंश दिखाते हैं, याद रखिएगा। और गेट में क्या होता है, 2 इनपुट और 1 आउटपुट होता है, इसमें दोनों इनपुट जो होते हैं वह पैरेलल में होते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। आउटपुट में भी क्या, एंड गेट की बात अगर हम करें, इसकी बूलियन व्यंजक होता है ए एंड बी इक्वल टू वाई। इसका जो सिंबल होता है कुछ इस तरीके से होता है, ठीक। और इसका परिपथ आरेख की बात करें तो यह दोनों श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। इसकी अगर हम सततता सारणी की बात अगर करेंगे, इनपुट आउटपुट की,
अगर ए को हम खुला छोड़ दें, बी को खुला छोड़ दें तो बल्ब बुझा रहेगा। ए को जोड़ दें लेकिन बी को खुला छोड़ दें तब भी बल्ब बुझा रहेगा। ए को खुला छोड़ दें, बी को जोड़ दें, तभी जब दोनों को हम जोड़ देंगे तब उसमें बल्ब जलेगा। ठीक है। और नॉट गेट का जस्ट ऐसे ही होता है। नॉट गेट क्या होता है, ए नॉट इक्वल टू वाई होता है। इसका जो सिंबल होता है कुछ इस तरीके से होता है। इसमें केवल एक इनपुट और एक आउटपुट होता है। और इसकी अगर बात करें परिपथ आरेख की तो इस तरीके से होता है। अगर यहाँ पे आप ध्यान देंगे इनपुट आउटपुट की, तो अगर हम ए को खुला छोड़ दें तो बल्ब जलेगा, प्लस यहाँ से मिल जाएगा और माइनस यहाँ से मिल जाएगा। लेकिन अगर इसको हम जोड़ देंगे तो शॉर्ट कर जाएगा तो बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरी वीडियो अगर आप एक बार देख लेंगे, 2 बार 3 बार अगर इसको आप खाली समय आप रजाई में रह करके भी पढ़ सकते हैं, पूरा 100% आपको 95% क्वेश्चन मिलेगा और आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।